नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं मनोज। खबरों करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड के बाद जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग। 17,829 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में कैद। सीएम धामी ने मां के साथ खटीमा में डाला वोट। लाइन में लगकर किया अपनी बारी का इंतजार। स्थानीय लोगों से की मुलाकात। सांसद अनिल बलूनी त्रिवेंद्र रावत की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। LUCC फ्रॉड मामले में कड़ी कार्रवाई का किया आग्रह। धामी सरकार ने सीबीआई जांच की दी संस्तुति। पर्यटकों के लिए देहरादून और हल्द्वानी में होंगे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। वर्क फ्रॉम विलेज भी कर सकेंगे पर्यटक। मुख्यमंत्री सिंह धामी ने चयनित किए गांव। उपभोक्ताओं को फिर लगेगी महंगी बिजली का झटका। दरें बढ़वाने नियामक आयोग पहुंचा। UPCL मामले में 5 अगस्त को जन सुनवाई। नैनीताल और बागेश्वर में येलो अलर्ट। बारिश से बिगड़ते हालात। पर्वतीय जिलों में गरज चमक के साथ बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण का चुनाव जो है, पहले चरण की वोटिंग कंप्लीट हुई है। शाम 4 बजे तक 55% वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से पहले संपन्न हुई। पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और दिग्गजों की किस्मत मत पेटियों में कैद हुई है। मतदाताओं ने दिग्गजों की किस्मत का फैसला किया है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण का चुनाव कंप्लीट हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से है, जहां पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, गजब का उत्साह दिखाई दिया। ग्रामीण मतदाता पंचायतों की सरकार गठन के लिए सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे थे। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने के लिए जोश से लवरेज कतारबद्ध मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए थे। आपको बता दें कि विकास खंड गदरपुर के अंतर्गत शामिल 40 ग्राम सभाओं पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। चुनाव लड़ रहे लगभग सभी प्रत्याशियों के समर्थक अपनी अपनी जीत का अब दावा कर रहे हैं। हमने इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है। इससे पूर्व में जितने भी विधायक थे पांडे जी से पहले, उन्होंने कभी इस क्षेत्र का विकास नहीं किया और विकास पर वोट मिल रहा है। और शोभन सिंह के वजह से वोट मिल रहा है, क्योंकि शोभन सिंह एक सर्वप्रिय व्यक्ति था जिसको क्षेत्र की जनता काफ़ी प्रेम करती थी और हर एक के दुख सुख में काम आते थे। उसका भी नरेंद्र कोरंगा की पत्नी भावना कोरंगा मिला है कि हम ज़्यादा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदान करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र लगभग सुबह 9:30 बजे खटीमा नगला तराई पहुंचकर अपनी माता श्रीमती विष्णा देवी संघ राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। भीषण गर्मी के बावजूद भी मतदान केंद्र पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर मतदान करने आई स्थानीय जनता से मुलाकात कर सीएम ने उनकी कुशलक्षेम भी पूछी। सीएम धामी ने मतदान के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज उन्होंने प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को लेकर खटीमा स्थित नगरा तराई में पंचायत चुनाव में अपनी माताजी के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। कि हमारी अंतिम इकाइयाँ जो ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए, उनके विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक केंद्र और राज्य की योजनाएं पहुँचे, विकास की योजनाएं पहुँचे। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनने का ये लोकतंत्र का पर्व है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी बड़ी संख्या में आकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें।
बाजपुर में पंचायत चुनाव के दौरान आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को भावुक कर दिया। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर चल रहे बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मत का अधिकार निभाया। किसी को लाठी का सहारा मिला तो कोई अपने पोते के कंधे पर टिके हुए लोकतंत्र की परंपरा को निभाने आया। उम्र भले ही शरीर को थका चुकी हो, लेकिन देशभक्ति की लौ अब भी जल रही है। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे भी थे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वह बोले ये मेरा फर्ज है और मैं इसे पूरा करूंगा। उनके चेहरे पर न तो कोई सिकन थी और न ही कोई सिकवा। ये नज़ारा न सिर्फ नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है, बल्कि एक संदेश भी कि लोकतंत्र में हिस्सा लेना सिर्फ एक हक नहीं, जिम्मेदारी भी है। किन मुद्दों को लेकर आज वोटिंग करी है आप? समाज के लिए और अपने विकास के लिए। कैसा नेता चाहते हो आप? अच्छा नेता चाहते हैं। कम से कम 50 साल हो गए। आपके साथ कौन आया आज आपके साथ? इस टाइम तो कोई नहीं आया, अकेले ही आए हैं चल कर। आंखों से बेकार हैं। बढ़िया हो, साफ सुथरा हो, अपने जिसका काम नहीं हो रहा है उसका काम होना चाहिए। गलियों का, नालियों का, मकानों का समस्याएं तो होती हैं, रहती हैं। और नई हर साल नई से नई समस्या निकल आती हैं। कोई कभी नाली की निकल आती है, कभी खरंजे की निकल आती है, कभी मकानों की लगाती है। कोई व्यक्ति अपने लैट्रिन शौचालय के लिए सोचता है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां जिलाधिकारी वंदना ने नैनीताल फ्लैट्स का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को मैदान से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था RWD के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए हैं कि मैदान में जलभराव की समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाए और समतलीकरण का कार्य 15 अगस्त तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि फ्लैट्स मैदान में विभिन्न खेलों के प्रतिभागी नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, इसलिए यहां बजरी डालने से पहले मैदान के आकार व बनावट को लेकर खिलाड़ियों से फीडबैक अवश्य लिया जाए ताकि वह खेल के अनुकूल और उपयोगी बन सके। जिलाधिकारी वंदना ने साफ शब्दों में कहा कि फ्लैट्स मैदान नैनीताल की पहचान है और एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। ऐसे में इसके सुदृढ़ीकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अभी DSA मैदान में समतलीकरण का काम RWD के माध्यम से करवा रहे हैं। तो यहाँ पहले बहुत पानी भर जाता था, तो ड्रेनेज होगा और इसका जो समतलीकरण है वो हो रहा है। साथ में सीवर लाइन का काम भी यहाँ अभी चल रहा है। तो क्योंकि मेला भी भविष्य में होना है यहाँ पर और जल्दी से जल्दी विभागों को अपना काम भी पूरा करना है। मौसम की भी स्थिति है, कुछ टूर्नामेंट्स भी हैं विभिन्न संस्थाओं के जो आगे होने हैं। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि विभाग अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो भी समतलीकरण और अन्य कार्य हैं वो सब पूरे कर लें। उसी के लिए आज मैंने यहाँ आकर देखा है, जो चीज़ें होनी है यहाँ विभागों को बताया है उनके लिए। तो सभी विभाग अपनी कार्रवाई करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस सारे काम को वाइंड अप कर दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राज्य में जारी पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। इसी के साथ दूसरे चरण के प्रत्याशियों ने अपना प्रचार अभियान और अधिक तेज कर दिया है। मैदान में डटे सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का सघन जनसंपर्क करने पर जोर दिया है। वो घर घर जा रहे हैं और जाकर लगभग सभी मतदाताओं से सीधे संपर्क कर चुनाव में स्वयं को सफल बनाने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा कसौटी पर खरा उतरने के बढ़ चढ़कर दावे भी किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और कुमाऊं IG रिद्धिम अग्रवाल ने पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। बाजपुर में भी मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मतदान किया। वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और कुमाऊं IG रिद्धिम अग्रवाल ग्राम शिवपुरी के मतदान केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने समस्त कर्मचारियों को शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। देखिए, मैं यही कहूँगी कि हमारी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक महापर्व की तरह होती है।
और हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर यही इंश्योर करेंगे कि ये प्रक्रिया हमारी पूरी अकाउंटेबिलिटी और पूरी ट्रांसपेरेंसी से अच्छे से सकुशल संपन्न हो। हमारी फोर्स एक्टिवली सब जगह डिप्लॉयड है। हम लोग जो भी अराजक तत्व हैं उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो चाहे हमारा फिजिकली हो। किसी भी प्रकार से अगर कोई अराजकता फैलाता है या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करता है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कि एक तो कुमाऊं में सभी डीएम से मैंने अपडेट ले लिया था कल शाम को ही पोलिंग पार्टीज़ के पहुंचने का। सभी कल से कुशल पहुंच गए थे और आज टाइम पे जो है वोटिंग शुरू हो गई है। हर 2-2 घंटे में आप लोग के रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। सभी बूथ्स पे ये प्रयास हुआ और इनफैक्ट इसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया कि हर जगह कोई ना कोई तो यूनिफॉर्म पर्सन रहेगा ही रहेगा और उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए फोर्स कुछ जगह बढ़ाया घटाया भी गया। मतदान कुल मिला के पीसफुल चल रहा है और कहीं पे किसी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बाजपुर से, जहां बाजपुर के दिव्यांग मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व में जमकर हिस्सा लिया है। वैसाखी के सहारे डगमगाते कदम मगर इरादा अडिग और आत्मबल लोहे जैसा। कुछ ऐसे मतदाता भी बूथ तक पहुंचे जो देखने में असमर्थ थे, लेकिन वोट देने की भावना सबसे तेज और साफ दिखाई दी। प्रशासन ने इनके लिए रैंप की सुविधा दी। पुलिसकर्मी मदद के लिए तैनात थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी व्यवस्था उनका खुद का संकल्प था। ये सिर्फ मतदान करने नहीं आए थे, ये आए थे समाज को आईना दिखाने कि जो लोग बहाने बनाते हैं वो हारे हुए हैं और जो कमजोर दिखते हैं वही असल में लोकतंत्र के असली स्तंभ हैं। इन नागरिकों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र शरीर की नहीं, सोच और साहस की लड़ाई है। बाजपुर में आज लोकतंत्र का उत्सव कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। 18 की उम्र पार कर चुके इन युवाओं के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। किसी ने वोट डालते हुए सेल्फी ली तो किसी ने कहा, आज लग रहा है कि मैं देश का हिस्सा हूं। मतदान केंद्रों के बाहर इन नए मतदाताओं की भीड़ सुबह से ही दिखाई दी। कई युवा ऐसे भी मिले जो अपने दोस्तों के साथ आए थे। इनमें कोई नेता नहीं था, लेकिन राष्ट्र के भविष्य को चुनने का उत्साह जरूर था। इन युवाओं ने लोकतंत्र को महसूस किया, उसे जिया और शायद पहली बार समझा कि एक वोट कितना कीमती होता है। हम सही प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो हमारे गांव में अच्छा विकास कर सके, हमारे गांव को आगे ले जा सके, हमारे जितना भी पंचायत है जो भी पिछड़ा वर्ग रह गया है उसको आगे ले जा सके। जैसे गांव में सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं है, खड़ंजे नहीं है, किसी के यहाँ कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं शेयर कर पाते। बट मैं ये कहना चाहती हूँ उस प्रत्याशी को कि हमारे गाँव का विकास करे, हमारे गाँव को आगे लेके जाए, सड़क लाए, नाले लाए और जो योजनाएँ आती है सरकार द्वारा उस योजनाओं को हर घर में बताएं। चाहे उसके घर में हो बट फिर भी वो प्रत्याशी उसका हकदार है तो उसका हक का पूरा उसको अधिकार है कि उसको उसका हक मिलना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और सबसे कि सही प्रत्याशी को चुने। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। देहरादून राजधानी में झमाझम बारिश होने से उसके बाद सुबह धूप, दोपहर में तेज बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने हालांकि चेतावनी जारी की है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी बारिश, अन्य जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही। तो मौसम बदलता नजर आ रहा है, कहीं धूप कहीं बारिश, और ऐसे में बारिश होने से लोगों को राहत जरूर मिली है। तो सुबह खिली धूप, दोपहर में तेज बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। उत्तराखंड में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से किए गए फर्जीवाड़े और छात्रवृत्ति राशि के गबन के गंभीर मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है, जिस पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम SIT के गठन के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कुछ मदरसे, संस्कृत विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्ति की है। इस प्रकार के मामले को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इसके निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। उत्तराखंड में मदरसों में छात्रवृत्ति घोटाले की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि कई संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हासिल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि छात्रवृत्ति जैसे कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर उच्च स्तर तक के छात्रों को फीस और भत्तों के रूप में वित्तीय सहायता मिलती है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा में प्रोत्साहन देना है। वहीं इस मामले में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच के बाद उनको सजा भी दिलाई जाए। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने सीएम धामी के एसआईटी गठन के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज एसआईटी गठित करने का निर्देश अत्यंत सराहनीय है और स्वागत योग्य है। यह एक ऐसा कदम है जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिछले 4 साल निष्पक्षता और ईमानदारी से भरे रहे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने किसी भी योजना में किसी वर्ग को वंचित नहीं किया है। कई अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है और जो संस्थान है नहीं, ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में घोटाला होना बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, छात्रों का हक नहीं मारेगा। सर, सरकार ने एक फैसला लिया था कि कांवड़ रूट पे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक तो न वो करप्शन से समझौता करते हैं और ना ही वो बच्चों के साथ कहीं खिलवाड़ हो, इसके लिए वो कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एसआईटी जांच का जो आदेश दिया है वो बहुत न्याय संगत है। इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारी निष्पक्षता और गैर जानिबदारी साबित होगी कि जो भी उसमें लिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि मदरसे या विद्यालय वो एक ऐसे छात्रों का निर्माण करते हैं जो समाज में जाकर के समाज की सेवा करें। अगर कहीं मदरसों या विद्यालयों के अंदर ऐसा करप्शन पाया जाता है वो क्षम्य नहीं है। इसी तरह से हमने बिल्कुल ये तय किया है कि जो भी जांच के उपरांत जो रिपोर्ट आएगी, हम उन मदरसों को सबसे पहले उनकी मान्यता को सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे और जरूरत पड़ी तो सस्पेंड नहीं बल्कि खत्म करेंगे। आपको बता दें कि मदरसों व अल्पसंख्यक स्कूलों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति धांधली में सरस्वती शिशु मंदिर उधम सिंह नगर को अल्पसंख्यक विद्यालय दर्शाते हुए यहां पढ़ने वाले 154 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का आवेदन किया गया है, जिसके संचालक मोहम्मद अतीक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चौंकाने वाले प्रकरण के संज्ञान में आते ही इसकी गहनता से जांच के आदेश दिए, जिस पर विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने इसकी जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर नंदिनी सिंह को सौंपी है। उन्हें 2 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस विषय पर केंद्र सरकार के साथ भी संवाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने कुछ समय पहले उधम सिंह नगर जिले में वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदकों की प्रामाणिकता जांचने के लिए 796 बच्चों के दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी। इनमें से 6 मदरसों व शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 456 बच्चों के बारे में जानकारी संदिग्ध पाई गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इनमें काशीपुर की नेशनल एकेडमी JMYIHS में पढ़ने वाले 125 मुस्लिम छात्रों और इसके संचालक
गुलसफा अंसारी मदरसा अल जामिया अल मदरिया के 127 बच्चों के दस्तावेज और उनके संचालक मोहम्मद फैजान का सत्यापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही मदरसा अलबिया, रफीकुल आलूम घनसारा बाजपुर के संचालक जावेद अहमद और यहां के 39 बच्चों, गदरपुर में जावेद अहमद द्वारा ही संचालित मदरसा जामिया आलिया और यहां के 29 बच्चों और मदरसा जामिया राजुल उलूम के 85 बच्चों के दस्तावेज और संचालक इरशाद अली का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दी गई आवेदकों की जानकारी संदेहजनक प्रतीत हुई है, जिसमें सरस शिशु मंदिर के नाम से छात्रवृत्ति का प्रकरण सामने आया है। इसकी जांच के लिए विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी सरकार पर एक बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आप में हतप्रभ करने वाला है कि सरस्वती शिशु मंदिर को भी अल्पसंख्यक आयोग के जो वजीफा है उससे फायदा पहुंचाया गया है और कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारियों की नाक के नीचे, सफेद पोशों के नाक के नीचे ये इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला अंजाम ले रहा था। तो क्या कर रहे थे सब लोग? एक तरफ धामी जी कहते हैं कि उनके राज में भ्रष्टाचारियों पर चोट की जा रही है, हम तो दूसरा सवाल कर रहे हैं धामी जी से कि आप ही के राज में जिस पत्थर को उठाओ उसके नीचे से भ्रष्टाचारी निकल रहा है। ये बरसात और बाढ़ कैसे आ गई है भ्रष्टाचारियों की या अपराधियों की या बलात्कारियों की, ये समझ से परे है कि क्यों आपके शासन का या आपका कोई डर या भय किसी के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर शासन में दम होता, अगर आप वाकई धाकड़ होते तो फिर अपराधी जो है उनके मंसूबे इतने मजबूत होते ही नहीं। ये भ्रष्टाचार है और मैं ये समझता हूँ कि सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम तो ये सब ठीक से सही दुरुस्त लेकर आएंगे और खास तौर पर उत्तराखंड में जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है वो तो कहते हैं हमारा ये भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि ये भ्रष्टाचारी हैं और ये किसी में भी ये जो है भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड का कोई विभाग हो, कोई स्कूल हो, कोई भी संस्था हो, हर जगह से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये भ्रष्टाचार मुक्त कभी हो नहीं सकते। ये तभी हो सकते हैं जब बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर कोई अन्य क्षेत्रीय दल, उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आएगा तो तब भ्रष्टाचार मुक्त होगा। देखिए, छात्रवृत्ति घोटाले के प्रकरण पर बहुत सारे अधिकारी निलंबित हुए हैं, बहुत सारे अधिकारियों को जेल भी हुई है और जो लोग उसमें लिप्त थे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और ये सभी के संज्ञान में है कि वो न्यायालय से बेल पर कई लोग चल रहे हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत प्रक्रिया इस समय गतिमान है और हमारी सरकार जो अभी तक की जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, सभी घटनाक्रम में सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए 2021-22 और 2022-23 सत्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में। इनमें से 17 संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिक जांच में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हुई है। इन संस्थाओं में कुछ मामलों में विद्यालयों की संख्या, पहचान पत्र और निवास संबंधी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। उधम सिंह नगर जिले में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल, रुद्रप्रयाग में वासु केदार संस्कृत महाविद्यालय जैसे संस्थानों में अनियमितता पाई गई। इसके अलावा नैनीताल, हरिद्वार और अन्य जिलों की संस्थाएं भी जांच के दायरे में हैं। अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति घोटाले में सेकंड राउंड वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के 72 कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का फिर से सत्यापन किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश के 17 कॉलेजों में छात्रों की छात्र संख्या को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया था। छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर सीएम धामी सख्त हैं। एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री इस घोटाले को देखकर हैरान है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।